गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्रांसलेशन के एक टॉपिक के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी हम लोग ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन चीज़ों को समझेंगे तभी हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए आज हम एक टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को समझेंगे, उसके लिए हम आप लोगों को कुछ नियम बताएंगे, कुछ रूल बताएंगे। उस नियमों को, उस रूल को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको मेरे ख्याल से शायद कभी भी किसी क्लास में सब्जेक्ट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, उसके लिए पहला रूल आपके सामने है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। मोहन ने नियम है, ने के पहले आने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। ने के पहले आने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है आपको। ने के पहले आने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया, मोहन ने एक पत्र लिखा। देखिए यहाँ ने के पहले मोहन आया है, मोहन को अंडरलाइन कर दिए हैं, और इस वाक्य का सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मालिक ने नौकर से कहा। तो ने के पहले क्या आया है, मालिक, तो मालिक इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने, देखिए मैंने में हम लोग आई का मीनिंग मैं याद करता हूँ, इसमें क्या दिया है, मैंने। तो ने के पहले क्या आया है, मैं, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट मैं हो जाएगा। जबकि हम लोग मैंने का या मैं का दोनों का इंग्लिश आई ही लिखते हैं। आई क्यों लिखते हैं, ये बात आज आपको समझ में आ गया होगा कि ने के पहले मैं आता है और मैं सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए मैंने का भी इंग्लिश आई होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसने रोटी खाई। तो उसने में ने के पहले क्या आया है, उस, तो उस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इस वाक्य के लिए। अच्छा, दोनों ने साथ ही खाना खाया। तो ने के पहले क्या आया है, दोनों। देखिए जो भी सब्जेक्ट है उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं, इस बात को आप लोग समझिएगा। तो दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ने के पहले दोनों आया, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे हम लोग दूसरा रूल को देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा रूल है प्रॉपर नाउन, एज सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में प्रॉपर नाउन भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का बोध करें। यानी कोई भी नाम हो लेकिन वो नाम खास होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। भारत एक देश है। भारत एक देश है, तो एक खास देश का नाम भारत है, इसीलिए भारत प्रॉपर नाउन हो गया। और इस वाक्य में भारत क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जापान एक द्वीप है। जापान एक द्वीप है, तो जापान भी एक प्रॉपर नाउन है, जापान को अंडरलाइन कर दिए हैं। पटना बिहार की राजधानी है। एक खास स्थान का नाम है पटना, एक खास स्थान का नाम है पटना, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पटना क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, राम एक विद्यार्थी है। एक खास लड़का का नाम है राम, प्रॉपर नाउन हो गया। और यहाँ राम क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं है, रूल। अगला रूल, दो रूल बता दिए हैं, तीसरा रूल समझिए। एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव भी आ सकता है। एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, जैसे अमीर सुखी है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। जो किसी भी चीज़ को, व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ हो,
उसकी विशेषता को बतलाए, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताए, तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अमीर सुखी है, किसी की विशेषता को बतला रहा है, वो क्या है? सुखी है। तो इस वाक्य में अमीर विशेषता बताने का काम कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया, और इस वाक्य में वो एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अंडरलाइन कर दिए हैं, अमीर सब्जेक्ट हो गया। गरीब दुखी है, तो गरीब एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता को बतला सकता है, कोई आदमी गरीब है। तो लेकिन इस वाक्य में गरीब क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अंडरलाइन कर दिए हैं। तीसरा क्या है? ईमानदार न्याय होते हैं, न्याय होते हैं, ईमानदार न्यायी होते हैं। तो ईमानदार एक एडजेक्टिव है जो किसी व्यक्ति के गुण को बताता है। ईमानदार तो कोई आदमी हो सकता है, तो ईमानदार को अंडरलाइन कर दिए। इस वाक्य में ईमानदार क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? बूढ़े तथा जवान, बूढ़े तथा जवान सभी मौजूद थे, बूढ़े तथा जवान सभी मौजूद थे। तो इस वाक्य में बूढ़े तथा जवान किसी की विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव है, लेकिन इस वाक्य में ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अंडरलाइन कर दिए बूढ़े तथा जवान, सब्जेक्ट का काम कर दिया। चलिए तीसरा रूल हो गया। आगे कुछ नोट्स को आप लोग देख लीजिए। नोट्स क्या है कि एडजेक्टिव के पहले THE यानी दा का प्रयोग किया जाता है, और एडजेक्टिव के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल नंबर जानते होंगे। सिंगुलर मतलब कोई एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, प्लूरल मतलब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। तो आज आप लोग एक नियम क्या सीखे कि एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होगा, और उस एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब हम लोग लिखेंगे, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो उस वर्ब प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें समझिए, जैसे अमीर सुखी है, तो अमीर का मीनिंग रिच होता है, हम सभी जानते हैं, और उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? द रिच। उसके बाद हम लोग है के लिए वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब क्या होना चाहिए? इज मतलब भी है होता है, आर मतलब भी है होता है, लेकिन यहाँ रूल के अनुसार द रिच आर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ नियम अभी बता दिए आप लोग, एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, और एडजेक्टिव के बाद जो प्लूरल, एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, इसलिए आर का प्रयोग होगा। द रिच आर, सुखी के लिए आप हैप्पी यूज कीजिए, द रिच आर हैप्पी। या ग्लेड भी कर सकते हैं, ग्लेड मतलब प्रसन्न होता है। दूसरा, जैसे गरीब दुखी है, तो गरीब का मीनिंग पुअर होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द पुअर। उसके बाद अब इज आना चाहिए, लेकिन इज नहीं आएगा, नियम के अनुसार क्या आएगा? आर आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के पहले दा लगा और उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा, तो द पुअर आर सैड हो जाएगा, दुखी का। आगे, ईमानदार न्यायी होते हैं, ईमानदार न्यायी होते हैं, तो ईमानदार का क्या हो जाता है? ऑनेस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है? बूढ़े तथा जवान। तो समझ में आ गया आप लोग को कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जब एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब लिखेंगे। चलिए अगला रूल देखते हैं क्या है। चौथा रूल, 3 रूल हो गया। चौथा रूल क्या है? वाक्य में क्रिया से पहले कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से समझिए, वाक्य में क्रिया के पहले कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ता लिखा गया, पढ़ता होगा, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो आप क्रिया के पहले कौन लगाकर प्रश्न पूछिए। तो क्रिया क्या होता है? जिस शब्द के अंत में, उसे क्रिया भी आप लोग को पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जिस शब्द के अंत में ना लिखा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और एक क्रिया को हम 12 टेंस में यूज कर सकते हैं। टेंस के 12 टाइप्स होता है, 12 टाइप्स में यूज कर सकते हैं, उस ना को हटाकर टेंस की पहचान देकर। यानी हर टेंस की अलग अलग पहचान होता है, तो पहचान लगाएंगे कहाँ? तो क्रिया के अंत से ना हटा देंगे और टेंस का पहचान लगा देंगे। चलिए यहाँ समझिए, राम पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है होगा,
तो कौन पढ़ता है, प्रश्न आप पूछिए कि कौन पढ़ता है, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, राम पढ़ता है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट राम हो गया। लड़के खेलते हैं, तो क्रिया क्या है, खेलना। तो खेलना का पहले प्रश्न लगाइए ना, कौन, कौन खेलते हैं, तो लड़के खेलते हैं, तो लड़का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसमें राम हो गया और इसमें लड़का हो गया। आगे वह गाती है, प्रश्न पूछिए कौन गाती है, वह, तो वह सब्जेक्ट हो गया। चलिए, आपको चौथा रूल हो गया। अब आप लोग पांचवा रूल को समझिए। पांचवा रूल, पांचवा रूल क्या है, पहले रूल को पढ़ लीजिए। वाक्य में सहायक क्रिया से पहले आने वाले शब्द के पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फिर से, वाक्य में सहायक क्रिया से पहले आने वाले शब्द, सहायक क्रिया क्या होता है ये भी आप लोग को बताएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए थोड़ा सा। प्रेजेंट में है हूँ हो गया, पास्ट में था थे थी हो गया, और फ्यूचर में गागेगी हो गया। हिंदी में यही सहायक क्रिया है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे इंग्लिश में 24 होता है, 24 होता है, 24 का हिंदी जो होगा वो सभी सहायक क्रिया का काम करेगा। उसमें कुछ मॉडल वर्ब भी आ जाते हैं। तो जब आप लोग को हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, सहायक क्रिया बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, तब वहाँ आप लोग को मॉडल वर्ब भी बताएंगे और मार्जिनल वर्ब भी बताएंगे और हेल्पिंग वर्ब भी बताएंगे। इन सभी को क्लियर करेंगे, अलग अलग स्पष्ट करेंगे। फिलहाल आप सहायक क्रिया जान लीजिए, है हूँ हो था थे थी गागेगी, ये हिंदी का सहायक क्रिया है। तो चलिए आप इसको समझते हैं। क्या है यहाँ, काम करना अच्छा है, काम करना अच्छा है। तो देखिए सहायक क्रिया है के पहले क्या है, अच्छा। सहायक क्रिया क्या है, और है के पहले क्या है, अच्छा। यहाँ देखिए है के पहले क्या है, अच्छा। तो इसके पहले आप क्या लगाकर प्रश्न पूछिए, क्या अच्छा है, काम करना। तो यहाँ काम करना सब्जेक्ट हो गया। चोरी करना पाप है, सहायक क्रिया है के पहले क्या है, पाप। तो इसके पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछिए, क्या पाप है, चोरी करना। तो चोरी करना सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्या करें, यह एक समस्या है। तो सहायक क्रिया है के पहले समस्या। आप प्रश्न पूछिए क्या समस्या है, यह समस्या है, और यह के पहले जो शब्द आएगा वो सब्जेक्ट होगा। ये चीज़ आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे कि ट्रांसलेट करते समय वाक्य के बीच में आने वाले शब्द यह, वह, वे, ये सभी ट्रांसलेट करते समय गायब हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। और उसके पहले जो क्लाउज आता है, क्लाउज भी बताएंगे, उसके पहले जो क्लाउज आता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। या आप ऐसे समझिए कि इनके यह, वह, वे, ये के पहले जो वाक्य आएगा, जो फ्रेज आएगा उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यह के पहले उत्तर आपको मिल गया, क्या समस्या है, यह समस्या है। तो यह के पहले जो शब्द आएगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे। क्या करें, व्हाट टू डू, मीनिंग भी लिख दिए, व्हाट टू डू, क्या करें, यह सब्जेक्ट हो गया। अगला, वह कहाँ रहता है, यह पता नहीं है। क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, यह पता नहीं है। तो यह के पहले क्या आया है, वह कहाँ रहता है। तो ये पूरा का पूरा क्लाउज जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, पूरा का पूरा क्लाउज सब्जेक्ट का काम करेगा। वह कहाँ रहता है। तो अभी तक आप लोग जानते थे कि एक वाक्य सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। लेकिन आज आप लोग क्या सीखे कि एक वाक्य भी सब्जेक्ट हो सकता है। शब्दों का समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये आपको पांचवा रूल में सीखने के लिए मिला। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यह पता नहीं। तो यह का तो मीनिंग गायब हो जाएगा, क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं कि जब वाक्य के बीच में यह, वह, वे, ये आएगा तो ट्रांसलेट करते समय ये सभी का मीनिंग गायब हो जाता है। इसको हम लोग ट्रांसलेट में नहीं लिखते हैं। जब आप लोग को बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन
क्लाउज, फ्रेज, तब हम इन सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर अगला रूल क्या कहता है। ऊपर होगा। चलिए आज के लिए 5 रूल रहने दीजिए और कुछ मीनिंग हम आप लोग को प्रीपोजिशन में बता रहे हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कार्य के अनुसार प्रीपोजिशन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। प्रीपोजिशन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? दिशा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। यानी दिशा के बारे में बताने वाले वर्ड प्रीपोजिशन कौन कौन हो सकता है, नीचे आप लोग को दिया है। इन सभी वर्ड को आप लोग याद कर लीजिएगा। हम केवल आप लोग को दिखा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि बीच बीच में देखिए, मेरा पर्पस ये है कि जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। इसीलिए हम बेसिक बातों को पहले बताएंगे, फिर आपको डिटेल में ले चलेंगे या डिटेल में पढ़ाएंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होंगे, पूरा डिटेल में चलेंगे। पहले आप लोग को जो बेसिक बताते चलते हैं उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। चलिए देखिए, प्रीपोजिशन, पहला प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बता दिया, यानी दिशा के बारे में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जैसे हम लोग ऐसे सिंपल में अगर बात करें तो इशारा से जब हम लोग बात करते हैं तो किसी ना किसी दिशा को, किसी ना किसी डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। दूसरा क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्लेस और पोजीशन। तो प्लेस मतलब आप लोग समझ चुके हैं, किसी स्थान के बारे में बताने वाला शब्द, और पोजीशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, स्थिति के बारे में बताने वाला शब्द, किसी का पोजीशन अभी क्या है, इस वक्त क्या है। और प्लेस मतलब आप जान चुके हैं कि कहाँ गए कोई, उसके बारे में बताएगा। आगे तीसरा रूल क्या है, आप लोग इसको पॉज करके बढ़िया से रोक करके लिख लीजिएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी टाइम के बारे में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो टाइम को बताता है और वो शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, क्या लिखा है? आफ्टर मतलब बाद में, इन मतलब पहले या में होता है, आफ्टर, एट मतलब बजे, विदिन मतलब पहले, बिटवीन मतलब दो समय बिंदुओं के बीच, बाय मतलब प्रदत्त समय पर या प्रदत्त समय के पहले, यानी जो समय है उसी समय पर या उस समय से पहले। डूरिंग मतलब दरमियान। फोर मतलब अनिश्चित समय के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। जब आप लोग को हम टेंस पढ़ाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उस समय आप लोग को हम फोर और सिंस का यूज पूरा डिटेल में बताएंगे। सिंस मतलब निश्चित समय के लिए, ये भी बताएंगे कि निश्चित समय कब होता है और निश्चित समय कब होता है। टिल या अनटिल मतलब होता है तक। चलिए कुछ और मीनिंग दिए हैं प्रीपोजिशन के साथ सिंपल में, बहुत आप लोग को याद भी होगा। ब्रिज मतलब पुल, व्लो मतलब चलना, बिहाइंड मतलब पीछे, प्लीजेंट मतलब सुहाना, वेट मतलब इंतज़ार करना, फॉल मतलब गिरना। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आज हम सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को 5 रूल्स बताए हैं। आगे के वीडियो में भी अभी सब्जेक्ट जारी रहेगा, लगभग 8 या 10 रूल आप लोग को बताएंगे। इस अनुसार से आप लोग को बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी क्लास में, चाहे कितना बड़े क्लास में जाइए, आपको सब्जेक्ट को पहचानने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। चाहते जाते एक बात और कहेंगे कि आप लोग जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये जानकारी। दूसरी बात कि 10th क्लास का कोर्स हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, मैथ का सिलेबस। अगर जो भी स्टूडेंट इसमें इच्छुक हैं, रुचि रखते हैं, बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। यदि आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग बताइएगा हमें, आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कुछ रूल देखिए आप लोग को बता ही दे रहे हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं छोड़ेंगे, अभी समझ लीजिए।
या रहने दीजिए, चलिए ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा हो जाता है, विद्यार्थी देखना भी नहीं चाहता है। इनके बारे में हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट में इनफाइनाइट एंड जेंडर एज सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, इसे शॉर्ट में हम आप लोग को यहाँ लिख दिए हैं। अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देख लीजिए, हम इसको पूरा छोटा कर दिए हैं, आप लोग इसको बड़ा करके देख लीजिएगा। यहाँ रूल भी लिख दिए इनफाइनाइट क्या होता है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।